आवाज आ गई क्या? मुसाफिर, हेलो मुसाफिर। तो नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है आपने, मुसाफिर। सोनू सजेशन नहीं चाहिए बेटा, व्याकरण करवाना ही है। साहित्य तो चलेगा ही, साहित्य कितने घंटे पढ़ोगे बताओ मुझे। आवाज सही नहीं आ रही? ओके। आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, खर खर से कुछ बता रही है। अब देखो आवाज आ रही है क्या, और चल गई क्या क्लास? क्लास चली? आवाज आई मेरी आप लोगों को? ओके, साफ आ रही होगी अभी। इसमें कुछ आज प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, तो वापस से अपने वाले की बजाय सेकंड स्टूडियो में फिर से क्लास लगाई, उसमें वापस से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फिर जहाँ पहले ली वहीं पर। ओके ठीक है, अब सभी को आ रही है आवाज? गुड। चलिए बात कर रहे हैं, तो मैं कह रही थी संजू जी कि आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगी कब क्या पढ़ाना है। साहित्य की एक ही क्लास बहुत है ना, बाकी मुझे ऑलरेडी इस चीज की टेंशन है कि कब क्या करना है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो चीज साहित्य के अलावा भी चलानी ही पड़ेगी। व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं भूमिका से, मतलब व्याकरण की आज अपनी पहली क्लास। एसआई वगैरह के स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स, सभी जो बच्चे हैं आप लोगों के,
अगर हम कहें व्याकरण एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एसआई सेकंड ग्रेड इसमें ज्यादा लंबा दर्जा होता है, एलडीसी में बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी बिल्कुल थोड़ा सा कम हिस्सा होता है। बट ये तो आप कह सकते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा है ज्यादा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हैं ही। तो शुरुआत हमें आज यहाँ से करनी है। फिर से रुक गई क्या क्लास, बताना एक बार। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप एक तो ये चीज ध्यान रखना, आप जो भी एसआई के विद्यार्थी हैं, आपके जो ये पहली क्लास है, क्योंकि आपको बेसब्री से इंतजार था क्लास चलेगी या नहीं चलेगी, यही कोई आइडिया नहीं है। तो क्लास तो चलनी ही थी, आज से अपनी क्लास चलने का टाइम में है, तो मैंने पहले ही आप लोगों की क्लास आज लगवा ली है। अदरवाइज आप ध्यान रखना, आपकी जो क्लास है आज के ब्रेक के बाद, आज मतलब आज आपकी क्लास होगी, उसके बाद कल की आपकी एसआई वालों की व्याकरण की क्लास नहीं होगी। बुधवार से आपकी क्लास होगी व्याकरण की, और जो टाइमिंग रहेगा व्याकरण की क्लास का वो ये रहेगा आपका 6 से 7, फिलहाल ये रहेगा। कुछ दिनों बाद इस टाइम को हम बढ़ा देंगे और शायद कुछ पहले हम और शुरू इस क्लास को कर लेंगे। तो 6 से 7 के टाइम में हम रख सकते हैं, अभी बाकी पक्का नहीं है, बट ऐसा सोचा जा रहा है। बट आपकी क्लास जब चलेगी इस टाइम आपको नजर आ जाएगी। बुधवार से क्लास रेगुलर हम रखना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। मत सोचना एक दिन लगेगी और एक दिन नहीं लगेगी, नहीं, वो किसी कारणवश मैं कल नहीं लूंगी। लेना तो मैं शुरुआत ही बुधवार से करना चाह रही थी एक्चुअली, लेकिन फिर मैं क्या आप लोगों को लगेगा पहले भी क्लास की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई, आगे बढ़ा दी गई, पता नहीं मैम क्लास लेंगी या नहीं। बाकी क्लास आपकी डेली ही होंगी। हाँ तो है ही सुभाष। अरे भाई ऐसा ही तुम्हारी अलग से है क्या संजू, अलग से क्लास उनकी होगी तभी आपकी होगी। अभी आपको मैं जो बोल रही हूँ वो शायद समझ में आ रहा है कि व्याकरण की क्लास के लिए बोल रही हूँ, बाकी कब होना है क्या होना है नहीं पता है, तो मतलब अभी हम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा व्याकरण की क्लास आपकी प्रॉपरली डेली जो शुरू होगी वो बुधवार से होगी। आज इंट्रोडक्शन के लिए एक क्लास मैंने यहाँ रख दी है कि आपको पता चल जाए कि हाँ क्लास क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अभी बोला ना एसआई सेकंड ग्रेड सभी का सेम होता है व्याकरण, या अलग से कुछ बताना है। इससे पहले बैच में बोला था ना न्यू बैच वालों की क्लास है, तो आप आए हैं, अदरवाइज मैं कह देती नहीं आना है आप चले जाओ, या आपकी स्ट्रीम क्यों ही लगवाई जाती। चलिए तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं व्याकरण की क्लास की। पहली अपनी ये क्या है क्लास है व्याकरण की फर्स्ट क्लास, तो शुरुआत करते हैं। हाँ जी, राम राम सा। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ व्याकरण का मतलब व्याकरण ही है, और व्याकरण वो किसी भी आपके कंपटीशन में हो। संधि का मतलब संधि है, चाहे से वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो पटवार का हो, एसआई का हो, या मैं कहूँ एलडीसी का हो, किसी का भी हो। संधि का टॉपिक मतलब सभी में क्या ही रहता है, संधि ही रहता है, सेम ही है।
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें शुरुआत कर रहे हैं। आज अपनी व्याकरण की ये पहली क्लास है जिसमें हम व्याकरण की भूमिका के बारे में क्या करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, व्याकरण की भूमिका से पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर ये जो शब्द है व्याकरण, बहुत बार प्रश्न भी आते हैं, आपको पता है आपके उपसर्ग, प्रत्यय, मूल शब्द सभी आपके क्या होते हैं, सिलेबस में होते हैं। अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन आए कि व्याकरण जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग, कौन सा प्रत्यय, कौन सा मूल शब्द, तो आप सभी बच्चे सोच सकते हैं कि इसमें उपसर्ग है शब्द में तो कौन सा, प्रत्यय है तो कौन सा, और मूल शब्द है तो कौन सा। आगे की बात करते हैं हम यहाँ से। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ उपसर्ग कौन सा, प्रत्यय कौन सा और मूल शब्द कौन सा। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करते हैं, जरा आप लोग भी सोच लो, और जिन्हें भी पता हो वो अपने उत्तर क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख भी सकते हो आप लोग, जिससे पता चल जाए। और जो बच्चा लिखने में असमर्थ होता है कृपया करके वो अपनी रफ नोटबुक में अपना आंसर दे ले, जिससे उसे ये पता हो जाए हाँ उसने जो सोचा था वो सही है या वो गलत है, तो उसका पूरा का पूरा आकलन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें कि जो व्याकरण शब्द है, यहाँ पर बच्चों से जब मैं पूछती हूँ ऑफलाइन में उपसर्ग कौन सा, प्रत्यय कौन सा, मूल शब्द कौन सा, तो फर्स्ट आंसर आता है ये कि वे उपसर्ग और आकरण मूल शब्द है, एक तो ये आता है। सेकंड पर अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मैम वी उपसर्ग, आ उपसर्ग और करण मूल शब्द, ये आता है। तो कुछ बच्चे क्या जवाब देते हैं कि वी और आ उपसर्ग है, क्री धातु है, अन प्रत्यय है। तो एक और टाइप का आंसर भी आता है। जितने टाइप के आंसर आप देते हैं वो सब आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। और ल्युट प्रत्यय, ये कुछ इस प्रकार के आपके क्या आते हैं आंसर। एक्स्ट्रा है तो देते नहीं तो लेकर आ रहा है, एक्स्ट्रा हो तो थोड़ी बहुत दे देना। अब मैंने आपको बताया ये 4 आंसर है ना, आप लोग सब अपना अपना आंसर सोचेंगे, कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई 3 नंबर, कोई 4 नंबर। मैंने ये सारे इसलिए लिख दिए क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हो सकता है आप सारे आंसर लिखने में असमर्थ हो, बहुत से बच्चे कमेंट नहीं कर पाते हैं, बट हाँ ये देख करके ये तो पता चल जाएगा हाँ इनमें से कोई एक आपका क्या है आंसर है। और आप जितना सोचते हैं वो सारा का सारा यहाँ पर रूप आ चुका है। अब यहाँ से आप समझना शुरू करो कि एक रूप कौन सा आएगा, क्या आएगा। बच्चों व्याकरण एक वो टॉपिक है जो बिल्कुल मैथ के जैसा होता है। मैं जानते हैं आप, हाँ फॉर्मूला आया, नियम आया तो पूरे के पूरे मार्क्स हैं आपकी झोली में, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। व्याकरण भी बिल्कुल ऐसा कैसा है, अगर आपको नियम आया तो क्या मजाल कि एक भी आपका अंक कट जाए। मतलब अगर हम लोग बात करें तो 100 नंबर का है तो 100 में से 100 ही रहेगा उसके अंतर्गत। तो ऐसा नहीं है कि वहां से ये चीजें क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो व्याकरण बिल्कुल मैथ जैसा है, आप जितना समझेंगे। अगर आपकी थॉट ये है कि मैं रट लूं, तो मैं आपको बता दूं अगर आप रटने की ख्वाहिश में है तो ये आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। रटना तो है ही नहीं, व्याकरण पूरा का पूरा समझने वाला है, तो पूरा का पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, समझने का। ये मेरी गारंटी है, आप जितना पढ़ रहे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एनी
एग्जाम दें आप, कोई भी फर्स्ट ग्रेड का दे, सेकंड ग्रेड का दे, पटवार का दे, एलडीसी का दे, केवीएस, नवोदय, किसी के भी एग्जाम्स दे, आपका व्याकरण का पार्ट यहाँ से डिफरेंट या भिन्न नहीं होगा, बस समझ करके पढ़ना है। तो अब आप यहाँ देखिए, जैसे ही बच्चे इसमें आंसर बताता है 1 नंबर वाला, तो 1 नंबर तो यहाँ गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, आ। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। तो ठीक है, ये वी और आ उपसर्ग आ गया है, तो इसके अंतर्गत करण बचा, तो इसका मतलब ये तो पहले नहीं आएगा क्योंकि आगे टुकड़ा है। ओके, अब कई बच्चे हिंदी वाले ये बताते हैं करण। आपने एक शब्द देखा होगा नयन, बचपन से पढ़ा है, बहुत बार प्रश्न आता है कि नयन शब्द में मूल शब्द क्या है, धातु क्या है, ऐसे, या प्रत्यय कौन सा है, तो आप तुरंत बता देते हैं मैम ने धन अन, तो इसका मतलब आपको पता चला अच्छा इसमें अन प्रत्यय है और ने क्या है, धातु है, ऐसा आप जवाब दे देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझा दूं, वो क्या कि बच्चों आपने ने धन अन तो कर लिया और अन क्या भी निकाल लिया, आपने प्रत्यय भी निकाल लिया और ने धातु भी, सेम उसी रूप में आपसे यहाँ पूछे तो ये जो करण है बच्चों, इस करण में क्री धातु है और प्रत्यय कौन सा है, अन, यानी करण में प्रत्यय है, वो प्रत्यय ये, तो करण का भी आगे टुकड़ा होगा तो क्री धन अन हुआ, तो इसमें और भी ज्यादा अच्छे से टुकड़ा किया हुआ है, प्रत्यय भी बताया हुआ है। काफी बच्चे, जब विशेषकर मैं रीट वगैरह की बात करूं, क्योंकि व्याकरण तो रीट में भी पूरी भूमिका निभाता है, और एक पेपर जो मेन है उसमें तो आपको पता ही है पूरे 70 क्वेश्चन 140 अंक का होता है वहां व्याकरण, और प्री की बात करें तो आपके 30 अंक, जिसमें से कुछ व्याकरण और कुछ मेथड, हाफ हाफ होता है वहां पर। लेकिन बात वही है, वहां बच्चे बता देते हैं लुट प्रत्यय है, वी और आ उपसर्ग क्री धातु है। अगर आप ये आंसर दे रहे हैं तो हिंदी की दृष्टि से तो ये पूर्ण रूपेण गलत है। अब आप कहेंगे क्यों मैम, तो बेटा ल्युट कोई प्रत्यय ही नहीं है हिंदी में, हिंदी में ऐसा कोई प्रत्यय नहीं। फिर बच्चे कहते हैं हाँ हिंदी में नहीं है तो संस्कृत में है, तो बेटा मैं आपको संस्कृत नहीं पढ़ा रही, हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी में किसी भी बुक में आपको ये प्रत्यय नहीं मिलेगा। हाँ ये सही है कि संस्कृत में अन प्रत्यय, कौन से प्रत्यय का ही पार्ट होता है, ल्युट, तो ल्युट के अंतर्गत आप अन प्रत्यय पढ़ते हो, ये पूर्ण रूपेण क्या है, सही है। ठीक है, बट आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ल्युट हिंदी में नहीं है, हिंदी में कौन सा प्रत्यय आता है, अन, तो पूर्ण रूपेण टुकड़ा ये होगा। ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आप कौन सा चुन सकते हो, 2 नंबर, बट फर्स्ट ये और सेकंड आपका आंसर ये हो सकता है उसके अनुपस्थिति में। बट प्रत्यय पूछेगा तो वी और आ उपसर्ग क्री धातु और अन क्या हो गया आपका प्रत्यय। समझ में आ गई बात, 4 नंबर कट हो गया, समझ में आ गया क्यों कट हो गया, पता चल गया क्योंकि ल्युट प्रत्यय हिंदी के अंतर्गत नहीं होता। एक बहुत ही सिंपल सी बात बता देती हूँ, रीट वालों के लिए भी ये चीज होती है, और बहुत से बच्चे होते हैं जो पहले संस्कृत लिए हुए होते हैं, या आप में से जैसे कोई भी बच्चा एसआई या एलडीसी या पटवार किसी की भी तैयारी कर रहा होगा, हो सकता है उसके बीए वगैरह में या 12th वगैरह में संस्कृत सब्जेक्ट रहा हो, तो वो ल्युट ही सोचेगा, ये पक्का ही है, और वो वहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो एक बहुत अंतर की चीज बताती हूँ, वचन एक टॉपिक होता है, लिंग एक टॉपिक होता है, दोनों भाषाओं में है। कई बच्चे कहते हैं हिंदी का जन्म संस्कृत से तो हुआ है, भाई बात मान ली, बट एज इट संस्कृत नहीं अडॉप्ट की है हिंदी ने, यानी ग्रहण नहीं किया है, उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन है ना, नहीं तो एक ही रूप आ जाता, दोनों रूप अलग अलग करने की कहाँ जरूरत है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि दोनों में से कोई एक ही रूप यहाँ पर रहने वाला है, दोनों रूप इसके अंतर्गत नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, वो क्या कि जैसे संस्कृत में वचन के कितने भेद, लिंग के कितने भेद, तो आप तुरंत कहेंगे 3 वचन 3 लिंग, बट हिंदी में तो 2 ही वचन के भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
द्विवचन हिंदी में होता ही नहीं है। लिंग में पुल्लिंग होता है हिंदी में, और स्त्रीलिंग उभयलिंग यहाँ पर सीधा हम पढ़ते ही नहीं है। तो ध्यान रखना है हिंदी विषय में हिंदी के अनुसार ही क्या देने हैं आंसर, ना कि संस्कृत विषय के अनुसार। इसीलिए ये 4 नंबर गलत हुआ। हाँ, अगर संस्कृत विषय में पूछ रहा होता तो संस्कृत के अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर यही होता 4 नंबर वाला। बट अब हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं आएगा। तो ये तो बिल्कुल हट गए यहाँ से। तो ये तो बात हुई हमारी इतनी कि इसके अंतर्गत जो रूप आया वो ये आया वी और आ उपसर्ग। मैं लिख भी देती हूँ, वी और आ तो क्या है बच्चों, उपसर्ग है। क्री क्या है, धातु, और अन क्या है, प्रत्यय। ठीक है, अन प्रत्यय है, क्री धातु है, वी और आ क्या है, उपसर्ग है। तो अब आप यहाँ पर सुनना समझना शुरू करो। अच्छा, एक चीज और, कई बच्चे यहाँ जैसे कि कह देते हैं मैम ये वी कहाँ से आया, तो मैं कह देती हूँ ये वी यहाँ यण संधि से निकला, ये आ निकला, और ये करण का टुकड़ा हो गया क्री धन अन, अन प्रत्यय और क्री धातु। तो यहाँ कई बच्चे क्या कहते हैं मैम बट मुझे तो संधि नहीं आती। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं, मतलब सोच रहे होंगे आप तो खैर कहेंगे क्या, बट ऑफलाइन में भी हम अलग अलग बच्चों से इस प्रकार से मुखातिब होते हैं, मिलते हैं, तो ये चीजें आ जाते हैं। मैम ये प्रत्यय क्या है, मैम ये उपसर्ग क्या है, मैम ये धातु क्या होती है। तो देखो हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाई और आपको सारा का सारा ज्ञान करा दिया। यानी धीरे धीरे आपको सारी चीज आ जाएगी, संधि भी आ जाएगी, उपसर्ग भी पता चल जाएगा, प्रत्यय भी पता चल जाएगा, बट टुकड़ा तो हमें शुरू से ही करना होगा ना। जब आप अपनी क्लास को रिवाइज करेंगे तो वहां आपको देखते ही ये पता चल जाएगा कि उसमें ये उपसर्ग है तो कैसे, ये प्रत्यय है तो कैसे, धातु है तो कैसे, वो सब आपको वहां पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उपसर्गों में अर्थ की बात करते हैं। वी उपसर्ग का अर्थ क्या होगा और अ उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, ये बता दो आप तो मुझे पहले। मैं पानी पीती हूँ, आप बता दो अगर किसी का पढ़ा हुआ हो। वी उपसर्ग का मीनिंग क्या हो सकता है, आ का अर्थ क्या हो सकता है। जरा मैं ऐसा ही वालों को भी टटोलती हूँ भाई। इतने आप आंसर दे सकते हैं तो बताइएगा। एक मिनट रुकना, मैं देखती हूँ ऐसा ही।
SI वाले बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करना, क्योंकि मेरे पास क्लास नहीं चल पाई है, उनकी शायद एक्सेस नहीं है। तो कोई भी हो तो हाय ऐसे या कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक बार लिख करके प्लीज मैसेज करना। और बाकी का किसी का कोई आंसर नहीं आया। चलिए बात करते हैं। देखो, आप लोगों का अर्थ मैं यहाँ पूछ रही हूँ, आप लोगों से अर्थ मतलब विका और आ उपसर्ग का। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो अर्थ जानते हैं, कुछ बच्चे ये कहेंगे नहीं हमें बिल्कुल नहीं आता, तो कुछ सोचेंगे हमें अर्थ आता है और कुछ सोचेंगे हमें बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ आप जितने बैठे हो आप सभी को इसका मीनिंग आता है, अर्थ आता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिससे अर्थ नहीं आता है। जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, ये जो वि उपसर्ग है इसके अर्थ में मैं बच्चों से कई बार पूछ लेती हूँ, अच्छा बताओ मुझे कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। तो बच्चे कई बता देते हैं विशेष ज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ तो ज्ञान हो गया, इसका मतलब वि का अर्थ क्या बोल रहे हैं आप, विशेष। तो इसका मतलब विशेष अर्थ होता है इसका। जैसे हम बोलते हैं वियोग, मैं कहती हूँ कि अगर ये नहीं आता तो ये तो आता होगा वियोग का अर्थ। तो बच्चे कहते हैं हाँ, जो दूर हो जाए, अलग हो जाए, तो यानी योग से रहित है, यानी जो पास नहीं है, नजदीक नहीं है, वो हुआ वियोग। तो इसका मतलब दूर के लिए या रहित के लिए, परे के लिए हम किसका यूज करते हैं, वि उपसर्ग का। तो फिर मैं कहती हूँ अगर बिल्कुल नहीं पता तो ये शब्द तो पढ़ा होगा आपने, विषम। कहते हाँ ये तो पढ़ रखा है। फिर मैं कह देती हूँ अच्छा तो ये बताओ विषम में वि का अर्थ क्या है। भाई सम का अर्थ तो हो गया समानता, वि का अर्थ क्या रहा, रहित। समानता से रहित वो हुआ विषम। तो जब समानता से रहित वाला पार्ट आया, तो समानता से रहित वाला जब पार्ट आया तो इसका मतलब यहाँ वि का अर्थ क्या ही आया, रहित आया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब तक आपको वैसे उपसर्गों के अर्थ याद नहीं होंगे, शब्दों में आपको अर्थ याद रह सकते हैं। यहाँ मैं बात करूं आ उपसर्ग की, आ का अर्थ क्या होता है। तो देखो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात करें, काफी बच्चे कहेंगे आ का अर्थ क्या होगा। तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो ये बताओ, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है एक समास अव्ययी भाव। चलो और भी नहीं तो ये ही बता दो आप लोग इसके अंतर्गत कि एक शब्द होता है आजीवन, क्या अर्थ होता है। तो कोई कहते हैं जीवन पर्यंत, आमरण मृत्यु तक। अच्छा, आवरण जो चारों ओर से ढका है। अब इसका मतलब आपको अर्थ तो आ रहा है बच्चों, आजीवन, जीवन पर्यंत। इसका मतलब जीवन का अर्थ तो जीवन हो गया, तो आ का अर्थ क्या हो गया, पर्यंत। आमरण मृत्यु तक, तो आ का अर्थ तक है, मरण का मरण हो ही गया है वहां। और बात करें हम यहाँ पर थर्ड, तो मैंने क्या बोला है यहाँ से तीसरा इसके अंतर्गत, जैसे आवरण, आवरण यानी चारों ओर से ढका हुआ, वरण ढकना है ही, तो इसका मतलब इसका एक अर्थ क्या हुआ, चारों ओर। अब आप देखो यहाँ कितने अर्थ आ गए आपको आ उपसर्ग के, 3। तो यानी बच्चों हमें अर्थ तो आते हैं, बस हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हमें ये लगता है हमें वो चीज आती नहीं। हिंदी की सबसे बड़ी एक कमी यही है, पढ़ने का तरीका। हम सोचते हैं रट करके हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, समझ करके ही होगा। अन प्रत्यय है बच्चों, प्रत्यय का अर्थ पुल्लिंग में वाला और स्त्रीलिंग में होता है वाली। प्रत्यय तो ऊपर लिखा ही है, पुल्लिंग में अर्थ वाला का देगा ये 99%, और स्त्रीलिंग में अर्थ किसका देगा, वाली का। तो वाला और वाली का क्या देता है, अर्थ। अब बच गया हमारे पास क्री धातु। धातु का अर्थ क्या है, क्री का। क्री का अर्थ होता है बच्चों करना। अब उस पर भी आपकी ये प्रॉब्लम होगी, अर्थ तो ठीक है आपने बता दिया करना, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा ये धातु क्या होती है। तो वो टेंशन नहीं करनी है, वो मैं आपको बता दूंगी कि आखिर धातु होती क्या है।
वो मैं समझाऊंगी आपको। धीरे धीरे मैंने कहा ना सभी चीजें आ जाएंगी। तो इसका मतलब इस व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ निकला कि विशेष रूप से चारों ओर से भाषा को शुद्ध करने वाला, विशेष रूप से चारों ओर से भाषा को शुद्ध करने वाला क्या कहलाया? व्याकरण। अरे साफ नहीं दिखाई दे रहा क्या? प्लीज बताना, आपके पास है स्क्रीन, जल्दी से बता दो साफ दिख रहा है या नहीं मैसेज करके। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, आपको यहाँ पता चल गया कि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे वो क्लियर होता जाएगा। जिसने विशेष रूप से चारों ओर से भाषा को नियमों में आबद्ध कर दिया है, आबद्ध यानी बांध दिया है, वो व्याकरण है। या एक ही शब्द में कहूं तो विद्वानों ने कहा है शब्दानुशासन। टुकड़ा करोगे तो शब्द धन अनुशासन। जो शब्दों को अनुशासन में रखता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्दानुशासन। अनुशासन हर क्षेत्र में होना चाहिए। कहीं कैसे, अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्गत, जैसे हम कहें हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है मैं पढ़ा रही हूँ और दो बच्चे बात कर रहे हो तो तीसरा बच्चा क्या कहेगा? पहले क्लास तो शांत करो, क्लास के बच्चे तो आवाज कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनुशासनहीनता है। कहते हैं नदी भी जब तक अपने दो किनारों में बहती है, उस नदी का पानी या तो आसपास के क्षेत्र को हरा भरा करेगा, ठीक है, और हरा भरा भी नहीं करता है तो ये पक्का है पानी पीने के भी काम आ सकता है, प्यास बुझाएगा, या खेतों की सिंचाई में भी काम आ सकता है। हरा भरा से वहां तात्पर्य, बट उस नदी का पानी जैसे ही उच्च श्रृंखल होगा यानी उसमें बाढ़ आएगी तो हम ये कह सकते हैं उसके अंतर्गत जैसे ही बाढ़ आएगी उस नदी का पानी उन लोगों के घरों में घुस जाएगा जिनकी प्यास बुझाता था, या उन लोगों के जन धन की हानि कर देगा। जैसे ही खेतों में घुसेगा जन धन की हानि होगी क्योंकि फसल बर्बाद हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब तक अनुशासन में था पानी तब तक तो अच्छे काम में यूज हो रहा था, बट अनुशासनहीनता होते ही वो गलत की ओर चला गया। तो इसका मतलब हर चीज में अनुशासन होना है। वैसे भाषा में अनुशासन होना जरूरी है। अगर हम भाषा में अनुशासन नहीं रखेंगे तो हम सब अपनी अपनी मन मर्जी करेंगे। मन मर्जी कैसे करेंगे? वहां पर कोई तो कहेगा, वहां पर अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्गत तो कोई ये कहेगा, मैं तो बोलूंगा सीता बाजार जाता है, नहीं बोलूंगा जाती है। अब हम क्या कह सकते हैं? ठीक है भाई बोल लें कि सीता बाजार जाता है, बट नियम से ये गलत है क्योंकि व्याकरण कहता है कि अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया रूप भी स्त्रीलिंग होगा, और कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग है। अब सीता स्त्रीलिंग है तो बाजार जाता है नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? जाती। इस प्रकार से भाषा को जो नियमों में बांधने का काम करता है वो कौन करता है? व्याकरण। तो मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बताया व्याकरण शब्द की परिभाषा और व्याकरण किन किन जो है व्याकरण शब्द के टुकड़े क्या है, कौन से उपसर्ग हैं, कौन से प्रत्यय, कौन सा मूल शब्द और उनका अर्थ क्या है, वहां तक मैंने आपको क्या कर दिया है? समझा दिया है। एक बार हम इसे लिखते हैं। भूमिका से हम शुरुआत करेंगे। सही दिख रहा है सभी को? कोई लिख ना पाए तो थम्स अप का निशानी कर दिया करो। यस राइट है।
संजू कह रही है सही है, शंकर कह रहा है सही नहीं दिख रहा, मुझे चेक करनी पड़ेगी भाई। साफ दिख रहा है एकदम। दिखाऊं? शायद नजर आए, उल्टी तो हो सकती है स्क्रीन। ये देख लो, मुझे ही नजर आ रहा है साफ साफ, बिल्कुल साफ दिख रहा है। या तो बैग जाकर दोबारा चला लो, कहीं ना कहीं फिर आप ही के प्रॉब्लम हो रही है। या तो बैग जलाकर जाकर के दोबारा से चलाओ, बाकी बिल्कुल साफ 100% साफ दिख रहा है। बैक करके दोबारा चलाएं आप, साफ है बिल्कुल क्लास एकदम। और फिर बताना दिखा या नहीं, या कोई आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। बाकी साफ है क्लास। अब ये चीज हम लिखते हैं पहले, फिर एक एक समझनी भी है। व्याकरण शब्द वी धन आ धन करण, और करण के ब्रैकेट में लिख दिया है क्री धन अन। आपको पता रहे, या वैसे लिखते हैं, रुको। वी धन आ धन क्री धन अन, के योग से बना है। ये नहीं होगा तो यहाँ क्री धन अन की बजाय क्या लिखा मिल सकता है? करण। वो मैंने कहाँ लिख दिया है? ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, ठीक है। और करण में क्री धातु है, अन प्रत्यय है। यदि आप लोग बाद में भूल जाओ कि ये धातु शब्द था, ये उपसर्ग, ये प्रत्यय, तो आप ऐसा लिख सकते हो। हो जाता है। अरे भाई, कैसा? आप जैसे लिख रहे हैं ना, अब ये चीजें तो आपके पास, आप लिख सकते हैं कि ये अन क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। वी और आ क्या हो गए? उपसर्ग। और क्री क्या हो गई? धातु। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, तो आप बाद में भूलने का कोई चांस नहीं रखते। और आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, है ना। आपके जैसे एक्चुअली मैंने ये देखा है बच्चों की लाइव क्लास में, मतलब मैंने इतने 1 साल प्लस हो गया है चलाते हुए, तो मैंने क्या यहाँ देखा है, लाइव वाले बच्चों को लगता है, या जो भी बच्चे ऑनलाइन लेते हैं, कभी भी देख लेंगे। 6 महीने है ना वैलिडिटी, तो कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। फिर कोर्स हट जाता है उस दिन, है 6 महीने हो गए, अब मैं कैसे पढ़ूं? आप अधीन हो जाते हैं उनके। तो बेटा आपको ऐसे अधीन नहीं होना है, आपको एक ही चीज करनी है, अपनी टॉपिक्स क्लियर करो, उनके नोट्स बनाओ। ऑफलाइन में तो एक ही बार पढ़ता है ना, क्योंकि हर कोर्स की वैलिडिटी अलग अलग होती है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करें तो 1 साल हो जाती है, एसआई की बात करें 6 मंथ्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके बात करें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सिलेबस होते होते 4 से 5 महीने लग जाते हैं। और एसआई की जो क्लास है वो बहुत जल्दी ही, लगभग 2-1 महीने में ही क्या हो चुकी होती है?
कंप्लीट हो चुकी होती है, उनका छोटा है सिलेबस, उनका बहुत लेंदी होता है, तो वो सब अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें, आपको नोट्स ऐसे फाइनल बनाने हैं कि बाद में आप जब स्वतः पढ़ें तो वो सारे के सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वो उन्हें पढ़ते के साथ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रख के अपने नोट्स क्या करेंगे, बनाएंगे। के योग से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से चारों ओर से अब मैं ये साफ कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुकी लिखना कैसे है, वो काम आपका था, तो आप लिख लीजिएगा और आपको लगे याद रह जाएगा तो ठीक है। विशेष रूप से चारों ओर से भाषा को शुद्ध करने वाला, अर्थात जो भाषा को नियमों में आबद्ध करता है। आबद्ध का अर्थ होता है बांधना। आबद्ध का अर्थ बता दिया, बांधना। चलो मैं ये ब्रैकेट में लिख देती हूँ इसका अर्थ तो। उसे व्याकरण कहते हैं। अथवा शब्दानुशासन। व्याकरण कहलाता है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी यहाँ की आखिर व्याकरण है क्या, कौन से उपसर्ग हैं, कौन से प्रत्यय हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, शब्द शुद्धि हम साथ के साथ लेकर के चलेंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना यहाँ शुरू करती हूँ। मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, यहीं से क्वेश्चन पूछना था कि बाद में देखेंगे शब्द शुद्धि। पहले तो मैं ऐसा लिख देती हूँ। मैंने ये दो शब्द लिखे हैं बच्चों, आबद्ध। अब आपको ये देख लेना है इनमें से कौन सा आबद्ध शुद्ध है, 1 नंबर या 2 नंबर। फटाफट आंसर बता दो, कौन सा शुद्ध है। ओके, आंसर 1 चुनना है ना। ये नहीं बोलना 1 नंबर 2 नंबर के बजाय दोनों ही सही है। ये तो है ही नहीं ऑप्शन, खाना एक ही खाली वो काला करना है आपको, तो एक ही होगा या 2 ही होगा। आपके लिए अगला प्रश्न शब्द शुद्धि का है।
वैसे मैं यहाँ ऑफलाइन में तो रीजन पूछती हूँ कि मुझे ये बताओ, इसमें अगर आप 2 नंबर बता रहे हो तो 2 नंबर क्यों सही है और 1 नंबर गलत क्यों है। तो कई बच्चे कहते हैं मैम टुकड़ा किया हुआ जो रूप है वो सर्वाधिक शुद्ध होता है। मैं कहती हूँ ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों से। तो ये आपका अगला प्रश्न है, शब्द शुद्धि का ही है, कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर 1 नंबर या 2 नंबर, वो अपना आंसर देते हैं। बहुत से बच्चे लगभग 1 ही बताते हैं। तो फिर मैं क्या कहती हूँ कि अभी तो आप कह रहे थे टुकड़ा किया हुआ रूप ज्यादा शुद्ध माना जाता है, फिर ये रूप आंसर में कैसे आया। फिर तो आपको इसका टुकड़ा का किया हुआ रूप ही ज्यादा शुद्ध मानना चाहिए था। फिर वो टोटल क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं लास्ट क्वेश्चन जो पूछती हूँ वो ये, कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। आंसर आने शुरू हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। अब आप लोगों ने अपना अपना आंसर सोच लिया और दे भी दिया। बात ये आंसर कोई एक होगा। अब यहाँ हम आंसर तो दे रहे हैं बट रीजन नहीं पता चल पाता, वहां से फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो पहले तो मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये और इसका आंसर ये। कई बच्चे कहते हैं वाह मेरे सारे सही हैं। बेटा सही नहीं है, यहाँ तो तुक्के लग रहे हैं। रीजन पता होना जरूरी है। शब्द तो XYZ कोई भी पूछ सकते हैं ना, आपको क्या पता होना चाहिए, रीजन। आखिर आंसर ये क्यों आया, 1 नंबर क्यों है, फिर 2 नंबर ऐसे क्यों, फिर 3 नंबर ऐसे क्यों। तो मैं आपको रीजन बताती हूँ। हिंदी के अंतर्गत हमारे संयुक्त व्यंजन है 4। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता, नहीं पता तो मैंने लिख दिया है। 4 ही होते हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 हैं। कहते हैं संयुक्त व्यंजन जो है हिंदी के अंतर्गत वो ये 4 है। और हिंदी की सबसे बड़ी समस्या कौन सा वर्ण कैसे लिखें। हम तो बहुत से व्यंजनों को एक साथ लिख रहे हैं, और जब 2 व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो उसका मतलब वो भी संयुक्त व्यंजन है। तो कै और रै भी है, पै और रै भी है, फिर तो बहुत हो गए। दै ध भी है, दै वह भी है। तो हमारे विद्वानों ने इस चीज से मुक्ति दिलाने के लिए कहा नहीं भाई, संयुक्त व्यंजन हम 4 ही मानेंगे, वो ये 4 है। इनके अलावा और किसी भी रूप को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका टुकड़ा किया हुआ रूप शुद्ध माना जाएगा। यहां देखो, क्या ये संयुक्त व्यंजन है, तो आपको पता चलेगा नहीं। जब ये संयुक्त व्यंजन नहीं है तो इसका मतलब हम हिंदी में इसे ऐसा नहीं लिखेंगे। यानी मैं संस्कृत की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदी की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब हिंदी में हमने इसका टुकड़ा किया। आपको दिखा ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन संयुक्त रूप में शुद्ध माना जाएगा, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। यहाँ विद्यालय, ये देखो ये भी कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है, हिंदी के अंतर्गत नजर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका भी टुकड़ा किया हुआ रूप क्या माना जाएगा, शुद्ध। तो हम क्या कह सकते हैं कि संयुक्त व्यंजनों के अलावा टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक क्या माना जाता है, शुद्ध। तो मैं एक बार लिख देती हूँ इसे,
समझ में आ गया होगा आप सभी को। कॉफी भी ज्यादा ही लिया है, कहा था कोई पिए तो ही लाना। तो हम इसको नोट करके लिखेंगे और नोट में ये हमारा पहला नोट है। संयुक्त व्यंजनों। के अलावा संयुक्त व्यंजन भी लिख देती हूँ, आप भी चाहे तो लिख लेना, वैसे तो आगे भी आएगा। संयुक्त व्यंजनों के अलावा ध्वनि का टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक सर्वाधिक यानी दोनों में से आएगा तो टुकड़ा किया हुआ सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाएगा, सर्वाधिक शुद्ध। इसीलिए देखो आप शुद्ध वगैरह ऐसे। अच्छा, आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में विद्यालय और शुद्ध अगर आप लिखा हुआ वर्तमान में देखोगे, सब जगह आपको यही लिखा मिलेगा, सर्वाधिक शुद्ध होता है। ये तो हमारा पहला हुआ, और उसमें भी हमने आंसर में पढ़ा था, विद्यालय वाला काफी बार आ चुका है एग्जाम्स में, तो उससे वो चीज आपको अच्छे से ध्यान रह जाएगी। तो मैं विद्यालय वाला ही यहाँ पर लिख रही हूँ। ये रूप तो सही है और ये रूप क्या हो गया इसका गलत। यहाँ ठीक है, तो आपको ध्यान रह जाएगा इसमें कि शुद्ध कौन सा और अशुद्ध कौन सा। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों धातु की। मैंने अभी आपको बताया था धातु क्या है, वो मैं आपको बता दूंगी, और ये आपके काम भी आता है आगे प्रत्यय वगैरह में भी, क्योंकि प्रत्यय सदैव धातु में जुड़ते हैं। बच्चों धातु क्या है? तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि संस्कृत के अंतर्गत धातु और हिंदी में क्रिया होती है, और आप सभी को पता है क्रिया के लास्ट में क्या लगा होता है, अंत में क्या होता है, ना। क्रिया के अंत में ना होता है। आप जैसे ही क्रिया के अंत में से ना हटा दोगे, वो क्या बन जाएगी बच्चों, धातु। जैसे मैं उदाहरण की बात करती हूँ, चलना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ऐसे हम बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सभी के लास्ट में ना है, ना होते इसका मतलब वो चीज क्या हो गई है बच्चों, यहाँ पर धातु नहीं, ना होते ही क्या हो गई है, क्रिया। अब जब आप यहाँ से धातु बनाओगे तो धातु के लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए, ना। इसका मतलब जैसे हम बोलेंगे चलना, खाना, पीना की बजाय जैसे मैं बोलती हूँ, ये देखो मैंने ये लिखा, चल खा पी कर सो जा, ये लिखा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर चल खा पी कर सो जा, ये सारी धातुएं हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, आप जैसे ना लगाओगे वो क्रिया बनेगी, चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना, और जैसे ही ना हटा दोगे वो क्या बन जाएंगी, धातु। आपको यहाँ पता है ना क्रि का अर्थ क्या बताया था, करना। क्रि धातु का अर्थ क्या बताया गया है, करना।
राइट। वी का अर्थ बताया था यहाँ इसके अंतर्गत विशेष, यो रहित के अर्थ में भी था बट यहाँ विशेष के अर्थ में था। और आ का अर्थ क्या बताया था आपको, चारों ओर, ये चारों ओर था, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो बताया है। और अन प्रत्यय है, प्रत्यय का अर्थ क्या था, वाला पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में अर्थ किसका देगा, वाली। तो ये रूप भी यहाँ पर आ चुका है इसके अंतर्गत। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो आपको धातु में वहां अर्थ नजर आ रहा है, कर, वो कर यही है। तो आप कहते हैं वो तो, ये तो कर है, वो तो क्री है। क्री हिंदी में कर बनता है। कुछ जगह जाकर हमारी धातु और क्रिया में परिवर्तन आते हैं। जैसे क्रिया है पढ़ना, लेकिन संस्कृत में धातु होती है पठ, पठ धातु से वो बना होता है। और अगर वैसे बात करें तो पढ़ना क्या हो जाता है, क्रिया रूप। सेम वैसे ही क्री यानी करना होता है, क्री धातु है। और कर क्या हो जाता है, उसके अंतर्गत हम हिंदी रूप में ना हटाकर देखते हैं तो वो रूप आता है। तो जैसे अब आपसे पूछेगा, हमेशा प्रत्यय धातु में जुड़ते हैं। जैसे मान लो ये शब्द आया लिखावट, और आपसे वो पूछेगा लिखावट में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है। तो बच्चों मैं यहाँ दो रूप लिख रही हूँ, आप अपना अपना आंसर सोचना कि एक आंसर कौन सा होगा। ये दो ऑप्शन है, एक उत्तर इनमें से चुनना है, कौन सा चुनेंगे। लिखावट में मूल शब्द और प्रत्यय, इन दोनों में से ही चुनना है फिलहाल। जल्दी जल्दी उत्तर। दो आंसर तो आ गए। जी आपने अपना आंसर बता दिया। कुछ बच्चे ये सोचते हैं, कुछ बच्चे ये, कुछ को लगता है दोनों ही तो सेम है। तो सेम तो है नहीं, डिफरेंस तो है। अब यहाँ देखो ये तो नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए एक ऑप्शन और लिखती हूँ, क्योंकि पता ही नहीं कब क्या जाएगा, तो मुझे आपको हर प्रकार से तैयार रखना है। अब मान लो ये आ गया, लिखावट में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। अब इसमें एक ऑप्शन तो रह गया, या चलो इसको अभी काम आ जाएगा ये अपने, तो हम नहीं हटाते इसे, ठीक है। मैंने हटाया नहीं है, बट 2 नंबर पर इस पर कट लगा दिया। अब आपके ऑप्शन में 1 नंबर और 2 नंबर ये है। अब आपको आंसर कोई एक वापस से चुनना है, दोनों में से एक आंसर क्या होगा। ओके देव, तो मैंने फिर चेक करवा लिया बेटा कि आपकी क्लास चल रही थी, क्योंकि पहला दिन था ना, पता नहीं चले ना चले, तो मेरे में खुल नहीं रही थी, तो मैंने चेक करवा लिया। ओके अब देखो, आप लोगों ने अपने अपने आंसर बताए। फर्स्ट चीज, ना का रूप तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्रिया है। और प्रत्यय हमेशा किस में जुड़ेंगे, धातु में। प्रत्यय हमेशा किस में ऐड होते हैं, धातु के अंदर। कभी भी प्रत्यय किस में नहीं जुड़ते हैं, क्रिया में। क्रिया में कभी नहीं जुड़ेगा प्रत्यय, ध्यान रखना। तो क्रिया तो आएगा ही नहीं, तो लिखना तो होगा ही नहीं, तो ये तो हट गया भाई यहाँ से। अब ये आ गया आंसर।
अब काफी बच्चे क्या कहते हैं, और मैं मान लो इस पर हलंत होता तो मैंने ऑलरेडी लिख के दे दिया। अगर हलंत है तो धातु में पहला ऑप्शन वो चुनना जिस पर क्या लगा होगा, हलंत। हाँ, ये ऑप्शन में नहीं है तो बिना हलंत वाला आंसर हो जाएगा। यानी ये दोनों ऑप्शन में यदि है तो इस समय का आंसर फिर अब 1 न होकर क्या आएगा, 2 नंबर। अगर 2 नंबर ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कर देते, 1 नंबर। तो आपको यहाँ से पता चल गया धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप, यानी क्रिया के अंत में से ना हटा दोगे धातु आएगा। प्रत्यय हमेशा किस में जुड़ेंगे, धातु में। किस में नहीं जुड़ते हैं, क्रिया में। जैसे धातु के लास्ट में ना लगाओगे वो क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। जैसे चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना, क्रियाएं बनेंगी। और ना हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगी, धातु। तो एक बार मैं नोट में ये सेकंड पॉइंट भी आपके लिए लिख देती हूँ, धातु वाला भी। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया के अंत में से ना हटाकर धातु का निर्माण किया जाता है, यानी वो बनाई जाती है। जैसे ये प्रत्यय में जुड़ेगा, धातु हमेशा मतलब प्रत्यय जो धातु में जुड़ता है वो जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे तो आएंगी वो चीजें। समझाया है मैंने यहाँ। चल, खा, पी, कर, सो, जा इत्यादि। यहाँ देखो आपको पता चल चुका है इसके अंतर्गत अब। तो ये हमारा सेकंड रूप जो है धातु का, वो भी क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। 2 नोट कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे की जो बात करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अपना ध्यान रखिएगा। राम राम सर जी। अब मुझे ये बता दो आप लोग, जितना मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा ही पढ़ा है हम लोगों ने, कुछ विशेष इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, राइट। तो कुछ विशेष तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ा है वो आपको यहाँ पता चल चुका है, क्योंकि आज पहली क्लास ही थी आप लोगों की। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? कमेंट से लिख दो अपने। आ गया संजू जी। बस जितना आप रोज पढ़ेंगे उतना आपको क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ,
हो सकता है कल व्याकरण की क्लास ना हो, परसों से रेगुलर आपकी क्लासेस शुरू हो ही जाएंगी। कल एक्चुअली कुछ काम हो सकता है तो मैंने कहा है। और अगर होगी तो आपको कोई टेंशन नहीं करनी, स्ट्रीम जैसे ही देखोगे आपको पता चल जाएगा। हो सकता है व्याकरण की क्लास का टाइम अभी कुछ दिन 6 से 7 भी हो सकता है, बाकी क्लियर नहीं है, वो टीम से जब मैं बात करूंगी तो वहां क्लियर हो जाएगा। तो आप की क्लास बाकी परसों से ये तो डेफिनेट है कंटिन्यू हो ही जाएगी। हाँ, बस उसमें जो टाइमिंग इशू है वो 6 से 7 होता है या 4:30 से 6 होता है या 5 से कुछ होता है, वो आपको पता चल जाएगा स्ट्रीम से ही। बाकी नोटिफिकेशन भी एसआई वाले बच्चों को तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे, आप इतना इसे पढ़ेंगे, क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से इतना पार्ट आपका। कोई भी आपको यहाँ तक में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इसी को कंटिन्यू आगे करेंगे हम बाकी। ठीक है, किसी का फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। आज नहीं है कल पूछ सकते हैं आप लोग, वो आपकी इच्छा है।